नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सशान। शुरुआत हेडलाइन से। चुनाव के लिए पार्टियों को सरकारी मदद पर अमल मुश्किल। कानून मंत्री ने ईवीएम पर आरोपों को बताया बेबुनियाद। असंतुष्ट विपक्ष का वॉकआउट। किसान कर्ज माफी पर भेदभाव नहीं करेगा केंद्र। वित्त मंत्री का राज्यसभा में आश्वासन। अपनी ओर से मदद के लिए राज्यों को पूरी छूट। शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड के खिलाफ एफआईआर। एयर इंडिया के कर्मचारी से की थी मारपीट, पार्टी ने मांगी सफाई। महाराष्ट्र में चौथे दिन भी डॉक्टरों की हड़ताल जारी। नहीं माना हाईकोर्ट का आदेश। मांगे न मानने पर सामूहिक इस्तीफे की धमकी। पिछड़े वर्गों के लिए बनेगा नया संवैधानिक आयोग। कैबिनेट की मोहर। केंद्रीय सूची में बदलाव के लिए लेनी होगी संसद की मंजूरी। और आइए देखते हैं पहली खबर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि केंद्र किसानों की कर्ज माफी को लेकर राज्यों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। राज्यसभा में आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने ये भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने का दावा किया। सरकार बनती है। आम बजट पर गुरुवार को राज्यसभा में चर्चा का जवाब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिया। उन्होंने नोटबंदी के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। एक बहुत बड़ा झटका जो ये शैडो इकोनॉमी थी उसको लगा है और आने वाले कल में इस पूरे डिजिटाइजेशन के अभियान से फॉर्मल इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा। ये आपने ठीक कहा कि इनफॉर्मल इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स हैं जहां कुछ समय तकलीफ आएगी, लेकिन वो इनफॉर्मल इकोनॉमी धीरे धीरे फॉर्मल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट होगी। उन्होंने जीएसटी पर सहयोग के लिए सभी राज्य सरकारों की तारीफ की। साथ ही जीएसटी से देश को होने वाले फायदे का जिक्र भी किया। हर असेसी को 4 से लेकर 8 तक असेसिंग अथॉरिटीज के सामने हर साल जाना पड़ता है। आज उस असेसी को केवल एक टैक्स लगेगा और एक अथॉरिटी के साथ उसका इंटरफेस होगा। वित्त मंत्री ने किसानों के कर्ज पर किसी एक राज्य को मदद देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि राज्यों से कोई भेदभाव नहीं होगा। हालांकि राज्य चाहे तो वो अपने संसाधनों से किसानों की मदद कर सकते हैं। कई प्रकार की सहायता देते हैं, वो देते रहेंगे। किसी राज्य के पास अपनी क्षमता होती है अपने साधनों से और वो उस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, वो उस राज्य को उसके लिए अपने साधन ढूंढने पड़ेंगे। ये परिस्थिति नहीं आएगी कि केंद्र एक राज्य की सहायता करेगा और दूसरे की नहीं करेगा। राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2017 और विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2017 को भी विचार के बाद लौटा दिया गया। विशाल दैया, राज्यसभा टीवी। और बजट जिस पर आज लंबी चर्चा के बाद जवाब दिया वित्त मंत्री महोदय, उस पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक भट्टाचार्य संपादकीय निदेशक बिजनेस स्टैंडर्ड के हैं। आपका स्वागत है भट्टाचार्य साहब। सबसे पहले तो जो तमाम सवाल विपक्ष के अलग अलग प्रतिनिधियों की ओर से खड़े किए गए थे, उसमें एक बड़ा मुद्दा था नोटबंदी को लेकर, काले धन की वापसी को लेकर। सरकार की उस जवाब था, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई सांसद ये कह रहे थे कि हमारे जो सवाल थे उससे जवाब कहीं उसके आसपास नहीं दिखा। देखिए, जो वित्त मंत्री ने जो कहा वो अपनी जो पुरानी जो स्टेटमेंट है उसी का एक रिइटरेशन है। उनका कहना था ये कि डिमोनेटाइजेशन से ब्लैक मनी के ऊपर धक्का पहुंचा और दूसरी बात जो डिजिटाइजेशन जो होगा इससे उसका फॉर्मल इकोनॉमी का साइज बढ़ जाएगा, जिससे कि जीडीपी का ग्रोथ बढ़ जाएगा। पर जो असली मुद्दा डिमोनेटाइजेशन के पीछे था वो था कि ये ब्लैक मनी के ऊपर प्रहार तो है, पर ये एक तरह का ब्लैक मनी था। वो था कि जिसे हम कहते हैं कि जो नोटों की जो उन्होंने लोगों ने स्टोर करके रखा था अपने घर में, अपने गोडाउन में रखा था, उन स्टॉक का जरूर प्रहार हुआ है। पर ब्लैक मनी दो तरह से बनती है, एक तो स्टॉक होती है और एक है फ्लो होती है। जो हर बार जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं
उसका जो एक आंकलन नहीं होता, उसका कवरेज नहीं होता, उससे भी ब्लैक मनी बढ़ती है। टैक्स रेट ज़्यादा बड़े हैं तो उसके भी ब्लैक मनी होती है। अगर कोई ट्रांजैक्शन किया हो उसका अगर अकाउंटिंग नहीं है तो उसका भी ब्लैक मनी बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि डिमोनेटाइजेशन जो वो स्टॉक को जरूर प्रहार हुआ है, और जो फ्लो जो है वो अभी भी चल रही है। हम ये कह नहीं सकते कि डिमोनेटाइजेशन के बाद नए नोटों से ब्लैक मनी का जनरेशन नहीं हुआ है, हम ये उस कह पर सकते हैं। लगाम लग गई, ये नहीं कह सकते हैं हम। दूसरी बात यह है कि दूसरा जो था डिजिटाइजेशन का, वो मैं जरूर मानता हूं कि अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, इवन जनवरी तक डिजिटाइजेशन का जो एक पेस था वो काफी आगे चला था। पर फरवरी के जो डेटा जो आए हैं उससे हमें ये लगता है कि डिजिटाइजेशन या ट्रांजैक्शन जो है वो अक्टूबर के करीबन अक्टूबर के जो लेवल में वो आ गया है। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि रिमोनेटाइजेशन हो रहा है, कैश इकोनॉमी में वापस आ गई है थोड़ी बहुत। 13 लाख करोड़ कैश आ गई है। अगर आप समझिए 15.6 लाख करोड़ हम वापस ले गए थे 500,000 रुपए के नोटों को, पुराने नोटों को डिमोनेटाइज कर और 13 लाख करोड़ नोट अब वापस आ गए हैं। तो काफी कैश इकोनॉमी में अंदर आ गई है। तो जो ही आई है, अगर आप एनेक्डोटली भी देखें तो बहुत ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जहां पे लोग कैश में वापस गए हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शंस का जो वॉल्यूम था वो अक्टूबर के करीबन आ गया है, जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बढ़ गया था। मेरा मानना यह है कि जब तक आप फॉलो अप स्टेप्स नहीं लेंगे, जैसे कि इस बार जो बजट जब पारित करने के पहले, लोकसभा में पारित करने के पहले उन्होंने कहा कि 3 लाख के बजाय 2 लाख कैश के, ऐसे और भी कोई स्टेप्स ना आएंगे। कैश ट्रांजैक्शन को डिसइंसेंटिवाइज करना है और डिजिटल ट्रांजैक्शन को इंसेंटिवाइज करना है। वो मेरे ख्याल से अभी तक पूरी तरह से हुआ नहीं है। मेरे ख्याल से ये वर्क इन प्रोग्रेस है, ये वित्त मंत्रालय का कहना है। तो अगर मान लीजिए जब तक हम डिजिटाइजेशन को इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि कैश का जो प्रकोप जो है इस हमारी अर्थव्यवस्था में, अब पहले इन डिमोनेटाइजेशन के पहले 12% ऑफ जीडीपी था कैश, अब मेरे ख्याल से हम मान सकते हैं हम 9-10% में आ गया है। तो ये भी एक अच्छा एक अचीवमेंट मैं मानता हूं। पर अगर आप फॉर्मलाइज इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी ग्रोथ चाहते हैं, इंक्रीज चाहते हैं, मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा और एक स्टेप लेने पड़ेंगे। रियल एस्टेट के ऊपर स्टेप लेना पड़ेगा, आपको स्टैंप ड्यूटी के ऊपर स्टेप लेने पड़ेंगे। इन्हीं अलग अलग फील्ड पे आना चाह रहा था। ज्वेलरी है, इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी की जब बात होती है, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त की बात होती है, सही बात। इवन बड़े स्कूलों में या बड़े हायर एजुकेशन में वहां पे जो कैपिटेशन फी होती है, इसको ये जो एक स्टेप है, इसके बिना ये जो कदम है, ये कितने पूरे माने जाए? वही मैं कह रहा था कि अगर मान लीजिए आप डिमोनेटाइजेशन सिर्फ कर रहे हैं पर उसके साथ अगर आप फॉलो अप स्टेप नहीं लेंगे तो मेरे ख्याल से डिमोनेटाइजेशन का जो भी आप बेनिफिट सोच रहे थे आपके पास आने वाले, तो वो शायद पूरे नहीं आएंगे। जैसे कि आपने कहा कैपिटेशन फी, अब ये साफ मानना है कि कैपिटेशन फी जो आप इलीगली अंडर द टेबल देते हैं, वो लोग अगर अभी तक 3 लाख तक अगर कैश में दे तो कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा था। अब उन्होंने 2 लाख कर दिया कि अगर 2 लाख के ऊपर अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन हो, उसमें जो लेगा पैसा उसको उसी पैसे का एक फाइन लग सकता है। नाउ इट इज अ गुड स्टेप, ये अच्छी एक स्टेप है। मेरे ख्याल से स्टैंप ड्यूटी 4%, 5% स्टैंप ड्यूटी का कोई अर्थ नहीं होता। अगर स्टेट के साथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं हम सरकार की, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से 15-16 प्रदेश ऐसे हैं जो बीजेपी के रूल है। पर ये क्यों नहीं अभी तक एक स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बुलाया गया जिसमें कहा गया कि भाई हर स्टेट को स्टैंप ड्यूटी कम करना है, जिससे कि लोग रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन रियल में आ सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट इतनी बड़ी ना। तो मेरे ख्याल से जैसे ज्वेलरी का है, जैसे आप गोल्ड ट्रांजैक्शन है, गोल्ड के जो उसके जो टैक्सेस जो हैं, वो टैक्सेस के हम इस तरह से इजी कर सकते हैं जिससे कि जो गोल्ड ट्रांजैक्शंस टैक्स के दायरे में आ सके पूरी तरह से। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं जिससे मुझे लगता है कि डिमोनेटाइजेशन के जो इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस जो है, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, वो पूरी तरह रियलाइज कर सकते हैं हम। एक बड़ा और जो इशू है जो बार बार आया और जो आज भी डिबेट में मैं कहूँ कि जब जवाब दे रहे थे वित्त मंत्री, उन्होंने जिक्र किया, वो था टैक्स सिस्टम को लेकर, टैक्स देने वाली संख्या को लेकर। जो उन्होंने आंकड़े दिए वो चौंकाने वाले हैं कि हमारे देश में हर साल उतनी ज्यादा कारों की बिक्री होती है, लेकिन टैक्स देने वालों की संख्या उससे भी कम होती है। ये जो बढ़ाने की बात हो रही है, इस दायरे को बढ़ाने की बात हो रही है, उससे कैसे देखा जाए? देखिए, ये एक टैक्स रिफॉर्म जो एक एजेंडा जो है सरकार का, ये मैं मानता हूँ
ये डिमोनेटाइजेशन से बहुत ज्यादा बढ़कर बड़ा है। टैक्स रिफॉर्म का मतलब ये है कि टैक्स कवरेज बढ़ाना। इस वक्त ये डिमोनेटाइजेशन में सरकार के जो आंकड़े जो है करीबन 2 मिलियन, इसका मतलब 20 लाख ऐसे नोटिस भेजे गए थे, उसमें से 8 लाख लोग के इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, जवाब दिया है कि इस तरह से मैंने इतने 2.5 लाख के ऊपर मेरे पास पैसे थे, मैंने जमा दिए हैं। पर जो बाकी जो 9.5 करीबन 10 लाख जो लोग जो हैं वो उन्होंने जवाब नहीं दिया है। अब वित्त मंत्री का कहना ये है कि उनके ऊपर काफी कड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी, पर मुझे लगता है कि ये सिर्फ ये पिनल एक्शन लेने से नहीं होगा। हमें एक टैक्स की व्यवस्था जो है उसको और भी सरलीकरण करना पड़ेगा, जिससे कि लोग टैक्स के दायरे में आने में झिझकिचाएं ना, क्योंकि एक स्मॉल जो मीडियम एंटरप्राइज है उसका मेन रीजन क्या होता है कि अगर एक बार 1 साल में अगर मान लीजिए उसका नफा काफी होता है, वो कहता है कि मैं टैक्स दे दूंगा इस बार, अगली बार अगर मान लीजिए मंदी आ गई वो टैक्स नहीं पे करता तो निशाने में आता है। तो ये जो एक वातावरण जो है ना, या माहौल जिसे कहेंगे आप, वो एक टैक्स ट्रस्ट एनवायरनमेंट की बहुत जरूरी है। उसके अंदर मैं कहता टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर जिनके साथ एक दोनों को सूझबूझ से एक कंसल्टेटिव प्रोसेस से आगे बढ़ाना है इस मुद्दे को, क्योंकि टैक्स रिफॉर्म का मुद्दा मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा। और अभी जो भार है वो बहुत चंद लोगों पर है जो वेतन भोगी हैं। बहुत शुक्रिया AK भट्टाचार्य साहब आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और यदि पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। वैश्विक अर्थव्यवस्था के दौर में समाजवाद कितना प्रासंगिक, कितनी जरूरत। लोहिया की विरासत देखिए देश देशांतर में आज रात 8:30 बजे राज्यसभा टीवी पर। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि चुनावों में EVM मशीनों का इस्तेमाल पूरी तरह सुरक्षित है और विपक्ष को इस पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। उन्होंने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की हिमायत करते हुए कहा कि चुनावों में स्टेट फंडिंग पर अमल करना बेहद मुश्किल है। चुनाव सुधार पर चली लंबी चर्चा में विपक्ष ने सबसे ज्यादा सवाल EVM पर पूछे। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव में हार जीत जनता तय करती है और इसमें EVM की कोई भूमिका नहीं होती। हम बिहार हार गए, सूरज जी आप जीत गए, हम दिल्ली भी हार गए, लेकिन जिस समय माननीय नीतीश कुमार जीत रहे थे आपके कंधे और लालू जी के कंधे पर, तो उस समय क्या EVM ठीक था और आज खराब हो गया? इस सवाल का जवाब को देना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि सुरक्षा कारणों से EVM मशीन और उपकरण सिर्फ देश के 4 PSU में बनते हैं और VVPAT मशीनों की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। उन्होंने EVM की खूबियां भी गिनाई। मंत्री के जवाब पर कई सांसदों ने स्पष्टीकरण भी मांगे। विपक्ष ने सुझाव दिया कि गुजरात और हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव अब पूरी तरह VVPAT से कराए जाने चाहिए। 2014 के इलेक्शन से लेकर आज तक 3 साल हुए, आपने पैसा बंद कर दिया। फेज मैनर में आएंगी कहां मशीन्स? पूरे इलेक्शंस के लिए मशीन कहां से आए? आज पूरा उत्तर प्रदेश, आप बार बार कह रहे हैं कि मैंने बड़ा अच्छा काम कर दिया, इसलिए उत्तर की प्रदेश की जनता आज ठगा महसूस कर रही है। जिसने वोट डाला है उसको लग रहा है कि हमारा वोट कहां गया, डाला कहां था और गया कहां है। जो मीडिया है उसके मामले में जो हालात है, पेड न्यूज से लेकर के हर तरह की, इसके मामले में कोई पूरी ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके मीडिया के लोगों को भी बुला लीजिए आप। सरकार की ओर से जवाब में साफ किया गया कि देश में एक साथ चुनाव पर बहस जरूरी है और आम सहमति बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। हालांकि EVM पर सरकार के जवाब से कई दल असंतुष्ट दिखे और इसी के चलते कांग्रेस, BSP, JDU, समाजवादी पार्टी ने सदन से वॉकआउट भी किया। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भरोसा दिया है कि H1B वीजा के मामले में भारतीय IT इंजीनियरों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने राज्यसभा को कहा कि सरकार भारतीय नागरिकों और IT क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए गंभीर है और इस मामले में शीर्ष स्तर पर अमेरिका से बातचीत कर रही है।
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ ट्रंप प्रशासन के कदमों पर नजर रखी जा रही है। सदस्यों की चिंता पर विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस में H1 वीजा और L1 वीजा से जुड़े 4 विधेयक पेश किए गए हैं, लेकिन ये अभी तक पारित नहीं हुए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि राजनयिक स्तर पर पूरी कोशिश की जा रही है कि ये विधेयक पारित न हो। जहां तक H1B और L1 वीजा का सवाल है, हम लोग इसमें लगे हुए हैं, बातचीत लगातार कर रहे हैं कि किसी भी तरह से भारतीय IT इंडस्ट्री और यहाँ के प्रोफेशनल्स का हित प्रभावित नहीं होना चाहिए। और हम उन्हें ये कह रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, कि वो आपकी नौकरियां नहीं ले रहे, वो आपकी अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने बताया कि अमेरिका ने भारत को 271 लोगों की एक सूची दी है। अमेरिका का दावा है कि ये उनके यहाँ अवैध रूप से रह रहे भारतीय हैं। विदेश मंत्री ने दावा किया कि सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया और अमेरिका से ज्यादा ब्यौरे की मांग की गई है। जो हमें लिस्ट दी गई है वो केवल 271 लोगों की दी गई है, लेकिन उस 271 की लिस्ट भी हमने मानी नहीं। हमने कहा हमें डिटेल्स दीजिए, हम उनकी राष्ट्रीयता की जांच करेंगे, उसके बाद उनको डिपोर्टेशन के लिए हम लोग इमरजेंसी सर्टिफिकेट देंगे। विदेश मंत्री ने कई सदस्यों की इस चिंता को खारिज किया कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका की नीतियों में बदलाव आया है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार गेहूं पर आयात शुल्क फिर से लगाने पर विचार कर रही है। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने आज ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गेहूं के बम्पर उत्पादन के बाद किसानों के हितों की रक्षा जरूरी है। रामविलास पासवान ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में गेहूं की फसलों को नुकसान के मद्देनजर सरकार ने आयात शुल्क चरणबद्ध तरीके से हटाया था। राज्यसभा में तमाम दलों के सांसदों ने आयात शुल्क फिर से लगाने की अपील की। हम लोग सिर्फ वेट कर रहे थे कि अभी आप मार्केट में आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कभी बारिश हो जाए, कभी ओला पड़ जाए और फिर संकट आ जाए। इसलिए जो आपने कहा है इंपोर्ट ड्यूटी क्या कहते हैं बढ़ाने का मामला, वो सरकार के विचाराधीन है और तुरंत हम लोग निर्णय लेने जा रहे हैं। वेतनमान बढ़ाने की मांग को लेकर कर्नाटक में आंगनबाड़ी कर्मियों का कई दिन से प्रदर्शन चल रहा है। संसद में कांग्रेस और दूसरे दलों ने केंद्र से इस मामले में राज्यों को मदद देने की अपील की। संसद के दोनों सदनों में कर्नाटक में आंगनबाड़ी कर्मियों के प्रदर्शन का मामला उठा। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद केसी राममूर्ति ने केंद्र से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने के लिए राज्य की मदद करने की मांग की। State government is finding it extremely difficult to meet the additional expenditure. Sir, as I said before, Anganwadi workers and helpers on the streets demanding a hike in salary to 12,000 from the existing 7,000. I am totally with them as the demand is genuine and should be considered. लोकसभा में सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आंगनवाड़ी कर्मियों का मानदेय बढ़ाने और खाली पड़े पदों को भरने का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की ओर से दी जाने वाली राशि में कटौती की गई है। ये गवर्नमेंट आने के बाद उसको रिड्यूस करके 60% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और 40% स्टेट गवर्नमेंट। इससे ये बोझा हो गया है और स्टेट बजट पे ये बहुत बड़ा भारी उनके ऊपर संकट आया है। सरकार ने इस मामले में कहा कि केंद्र पर आरोप लगाने की जगह कर्नाटक सरकार को अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स का एक जन आंदोलन चल रहा है, वहां के प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को और हेल्पर्स को जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं, इसके कारण वहां आंदोलन चल रहा है। कर्नाटक में पिछले 4 दिनों से वेतनमान बढ़ाने की मांग को लेकर आंगनवाड़ी कर्मी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में हजारों आंगनवाड़ी कर्मी बच्चों समेत धरना दे रही हैं। ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಕೊಡಬೇಕು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಬರಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ವೋಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಉಮಾಶ್ರೀ ಬರ್ತಾರೆ, ಉಮಾಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ದಿರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। कर्नाटक में आंगनबाड़ी कर्मी वेतनमान 7,000 से बढ़ाकर 10,000 करने की मांग कर रही हैं। राज्य सरकार की दलील है कि इस योजना में केंद्र पहले 90% राशि वहन करती थी, लेकिन अब केंद्र की हिस्सेदारी घटाकर 60% कर दी गई है। इससे राज्यों पर अनावश्यक बोझ बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ के एयर इंडिया के कर्मचारी के साथ मारपीट मामले में FIR दर्ज हो गई है। एयर इंडिया कर्मचारी सुकुमार ने बताया कि शिवसेना सांसद ने सीट को लेकर बहस की और फिर मारपीट। एयर इंडिया ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और एक जांच टीम का गठन भी किया है।
नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने इस घटना की निंदा की है। सांसद रवीन गायकवाड़ ने मीडिया के सामने मारपीट की बात कबूल की। Physical assault is not a thing which any democratic person of any political party will encourage, and any physical assault will always be condemned. एयर इंडिया वाले के कर्मचारी को मैंने मारा है, उसको कंप्लेन करना है, करने दो, मैं जवाब दूंगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बड़े फैसले के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह एक नया आयोग बनाने का फैसला लिया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग NSEBC के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इस आयोग को संवैधानिक संस्था का दर्जा मिलेगा और इसके लिए सरकार अनुच्छेद 338B को जोड़ने के लिए संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश करेगी। संविधान में अनुच्छेद 342A भी जोड़ा जाएगा, जिससे OBC की केंद्रीय सूची में जातियों को शामिल करने या बाहर निकालने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होगी। साथ ही सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने के लिए अनुच्छेद 366 में एक नया खंड 26C भी जोड़ा जाना है। चुनाव आयोग ने अन्नाद्रमुक के दोनों गुटों को नया चुनाव चिन्ह जारी किया है। शशिकला गुट को टोपी और पनीरसेल्वम गुट को बिजली का खंभा मिला है। आयोग ने कल अन्नाद्रमुक का चुनाव निशान जब्त कर लिया था। वहीं चेन्नई की RK नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज कई अहम उम्मीदवारों ने नामांकन किया। अन्नाद्रमुक का चुनाव चिन्ह जब्त होने के बाद पार्टी के दोनों गुटों को चुनाव आयोग ने नया नाम और चुनाव चिन्ह दिया है। VK शशिकला की अगुवाई वाला गुट अन्नाद्रमुक अम्मा पार्टी के नाम से चुनाव लड़ेगा। पार्टी ने चुनाव चिन्ह के लिए टोपी का चयन किया है। ओ पन्नीरसेल्वम धड़ा अन्नाद्रमुक पुरातची थलावई अम्मा के नाम से मैदान में उतरेगा। इस गुट ने बिजली का खंभा चुनाव चिन्ह लिया है। This is a temporary phenomena which we are facing now. In that they are given the hat symbol has given. The hat symbol is a temporary thing. 2 leaves is going to, is our symbol. Soon, when they are here next year is going to take place on 17th April. And that time the truth will come. We will restore the glory of 2 leaves symbol very soon. We are trying legal measures, constitutional measures in order to get this reprocessed. EC has given time till 17th of April to submit more affidavits. अन्नाद्रमुक के दोनों गुटों ने पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावा जताते हुए चुनाव आयोग में याचिका दी थी। इस पर बुधवार को पूरे दिन सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद आयोग ने कहा कि दोनों गुटों के दावे पर फैसले के लिए अभी वक्त कम है। इसके बाद आयोग ने नाम और चुनाव चिन्ह जब्त करने का आदेश दिया। DMK ने इस फैसले का स्वागत किया है। It's a welcome decision by the Election Commission. It sends a message that anything illegal will backfire. I would say yes, it is advantageous to the DMK party. उधर RK नगर विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन का आखिरी दिन था। शशिकला गुट की तरफ से पार्टी के उप महासचिव TTV दिनाकरन ने नामांकन किया। पन्नीरसेल्वम गुट के उम्मीदवार E मधुसूदनन ने भी पर्चा दाखिल किया। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार G अमारन ने भी पर्चा भरा। जय ललिता की भतीजी दीपा जया कुमार ने भी नामांकन किया। DMK उम्मीदवार M गणेशन ने बुधवार को नामांकन किया था। जय ललिता के निधन के बाद ये सीट रिक्त हुई है। यहाँ मतदान 12 अप्रैल को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर P धनपाल के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव आज गिर गया। DMK के इस प्रस्ताव के खिलाफ 122 वोट पड़े, वहीं पक्ष में 97 वोट पड़े। डिप्टी स्पीकर PV जयरामन ने इसकी घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार के वादे और बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद रेजिडेंट डॉक्टर सामूहिक अवकाश से नहीं लौटे हैं, तो वहीं रेजिडेंट डॉक्टरों के समर्थन में मेडिकल एसोसिएशन उतर आए हैं। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने मांगे न माने जाने पर सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी। डॉक्टरों की हड़ताल के चलते महाराष्ट्र समेत देश के कई इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधा असर पड़ा है। कल हुए आतंकी हमले के बाद ब्रिटेन की संसद की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई। प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को हमलावर के बारे में पहले से जानकारी थी। उन्होंने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है।
हमले के बाद संदिग्धों की धरपकड़ तेज हो गई है। हालांकि आईएस ने इन हमले की जिम्मेदारी भी ली है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।